एमजी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं एमजी कॉन्सेप्ट, मैंने नाम क्यों बोला, एमजी का मतलब मोहित गोयल। ठीक है, क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत बार यूज किया और बहुत जगह लगाया। ठीक है, साथ के साथ इसका अगर टेक्निकल नेम देखें तो मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट, यानी किसी भी क्वेश्चन में हम ये देखें कि मल्टीपल कौन सा दे रखा है, उसके हिसाब से हम आंसर मार्क कर सकें। ठीक है, डीएस कॉन्सेप्ट आपने सीखा। देखिए, जब मैं तैयारी करता था मैंने इस चीज पे खास गौर किया कि भाई तैयारी करते वक्त बच्चे के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो किस चीज की आ रही है, वो आ रही है कैलकुलेशन की। ठीक है, और कैलकुलेशन करते वक्त वो क्या कर रहा है, चीजों को पूरा ही कैलकुलेट करने में लग रहा है। पर पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत बहुत सारी जगह नहीं होती। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि 70%, 60 to 70% काम ऐसा हो सकता है कि कैलकुलेशन ना करी जाए। 30% ऐसा है जो रुक ही नहीं सकता। 30% कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी एग्जाम में, पर वो 60 से 70% किस तरीके से होगी, चलिए तो हम ये देखने वाले हैं कि वो 60 से 70% कैलकुलेशन किस तरीके से कम होगी। उसके लिए मैंने आपको बताया कि भाई डीएस कॉन्सेप्ट एक बताया, आज मैं एमजी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, जो चीज यहाँ से काम नहीं करेगी यहाँ से कर जाएगी, वहां से काम नहीं करेगी यहाँ काम कर जाएगी। अब एमजी कॉन्सेप्ट है क्या? ठीक है, ऐसा कहीं कोर्स में तो नहीं लिखा हुआ कि भाई हमें एमजी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ना कहीं ये दिया हुआ कि भाई सिलेबस के अंदर कि एमजी कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज है वो आपको लगानी है। परंतु ये मेरा तजुर्बा है, 5 सिलेक्शन का तजुर्बा है, जो आपके काम लगातार आता ही रहेगा। ध्यान से समझिएगा बात को। सबसे पहले मैं बेसिक चीज बताता हूँ इसकी। देखिए, कैलकुलेशन की बात हो रही है, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अनुपात का। ठीक है, रेशियो यानी अनुपात, और इसी के अंदर ही मैं आपको एमजी कॉन्सेप्ट की विशेषता बताने वाला हूं। आज की पूरी क्लास आपने देख ली। देखिए, सबसे पहली बात ये, आज की पूरी क्लास आपको बिना पेन के कुछ भी नोट नहीं करना, केवल सामने देखना है। आप देखिएगा कितना मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आएगा आज की क्लास में। अगर आप देखते हैं अनुपात, अनुपात का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ 5:6। ठीक है, अनुपात क्या बताता है, बेसिकली कंपेरिजन बताता है। ये नंबर इसकी तुलना में कितना है, 6/5 है, ये नंबर इसकी तुलना में कितना है, 5/6 है। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि भाई इसे अगर आप 6/5 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसे 5/6 से गुणा कर देंगे ये आ जाएगा। तो अनुपात क्या कर रहा है, बेसिकली अनुपात कंपेरिजन बता रहा है। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेशो भी यूज कर लेते हैं, और कभी कभी परसेंटेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेशो कभी भी परसेंटेज में कवर हो सकता है, परसेंटेज कभी भी रेशो में कन्वर्ट हो सकता है। मैंने बोला मेरा वेट आपसे आधा है, और मैंने बोला मेरा वेट आपसे 50% है, तो हाफ को ही 50% आप बोलते हैं। तो जितनी भी चीजें आपने देखी कि दूध और पानी का अनुपात इतना मिला हुआ है, वो जहां जहां रेशो यूज हो रहा है वहां वहां परसेंटेज यूज हो सकता है, जहां जहां परसेंटेज यूज हो रहा है वहां वहां अनुपात यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये बदलाव है जो आने वाले समय में आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं बात कर रहा था एमजी कॉन्सेप्ट की। ठीक है, मान लेते हैं कि दो संख्या है आपके पास जिसका अनुपात 3:11 है। ठीक है, अब बहुत सिंपल सी बात समझिएगा, बहुत साधारण भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ और टू द पॉइंट चीजें समझा रहा हूँ, फालतू की इधर उधर की बात ही नहीं समझा रहा आपको। ठीक है, अब होता क्या है, दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, पहला और दूसरा, इस अनुपात में इनका रेशियो है। ठीक है, ये अनुपात है, इतने पैसे हैं। अब मान लेते हैं ये कह रहा है कि 420 रुपए की राशि है, 4200 रुपए की। ठीक है, पहले और दो में इस अनुपात में बटी हुई है। आज तक हम क्या करते थे, आज तक हम करते थे 3x 11x, ठीक है, प्लस करते थे और इसको लिखते थे 4200 रुपए के बराबर। बिल्कुल बेस से बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से समझिएगा, बाकी बिना पेन के यूं उड़ाएंगे आज चीजें। आप देखते थे कि भाई 14x की वैल्यू कितनी हो गई, 4200 हो गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 300 रुपए। और फिर आपसे पूछा जाता था इसकी वैल्यू बताइए, आप कहते थे 3x, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 900 आ गई, और दूसरे की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3300 आ गई, 11x। ठीक है, अब आप अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें, आप जितने भी केस पढ़ेंगे, जितने भी आप केस पढ़ेंगे, ठीक है, आप ध्यान से एक बात नोट करेंगे कि भाई इस चीज की वैल्यू 99% केस में इंटीजर होगी। जो आप k की वैल्यू निकालते हैं या x की वैल्यू निकालते हैं वो 99% केस में इंटीजर रहती है। ठीक है, तो 99% केस में आपको इस x की वैल्यू इंटीजर मिलेगी। ठीक है, हम आगे ये भी पढ़ेंगे कहाँ इंटीजर नहीं मिलेगी, ये कैसे पता लगेगा। ठीक है, पर फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू इंटीजर मिलेगी। अब मैं ध्यान से देखता हूँ, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये 3x लिखा है तो ये जो आंसर आएगा ये 3 का मल्टीपल होगा ही होगा। 3 का मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब है 3 से ये नंबर भाग होगा ही होगा। अगर मैं बोलता हूँ 11x, यहाँ जो नंबर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा ही होगा, डेफिनेट है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इस पूरे डाटा को मैं नहीं कलेक्ट करता, मैं केवल ये बोलता हूँ 3:11 है, इतनी राशि है। ठीक है, अगर ये पूरी चीज इसको भाग कर रही है, जैसे आपने देखा 14 भाग कर रहा था इसे, ठीक है, अगर 14 भाग कर रहा है इसे, तो आंसर जो है वो इंटीजर में आएगा, और इंटीजर में आएगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई पहला नंबर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, पहला नंबर जो आएगा आपका वो 3 का मल्टीपल आएगा, और दूसरा नंबर जो आएगा 11 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो ये मेरा एमजी कॉन्सेप्ट हो गया, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट। यानी कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हम केवल ऑप्शन देखेंगे, कौन सा ऑप्शन 3 से भाग हो रहा है वो पहला नंबर हो गया, कौन सा ऑप्शन 11 से भाग हो रहा है वो दूसरा नंबर हो गया। बेसिक क्या है, बेसिक ये है, अगर इन दोनों का योग इसको भाग कर रहा है तो पहले का आंसर 3 का मल्टीपल होगा, दूसरे का आंसर 11 का मल्टीपल होगा, और 200% होगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अभी धीरे धीरे करके देखिए क्वेश्चन भी लेने वाले हैं इन पे, पर ये सारी राम कहानी आपको नहीं पढ़नी जितनी मैंने यहाँ पर लिखी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको, है ना। तो लॉजिकल बात समझिएगा। अब क्वेश्चन हमेशा ये तो नहीं रहेगा, हो सकता है वो ये पूछ ले 1+2 की वैल्यू क्या आएगी, 1+2 अगर आप निकालते तो 14x आता, तो अगर ये कैलकुलेट करना है तो आप बोलते आंसर जो है 14 का मल्टीपल होगा, 14 यानी 7 और 2 का, तो जो आंसर आएगा वो 7 और 2 से भाग होगा ही होगा, ये डेफिनेट है। ठीक है,
अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैंने आपसे बोला सेकंड माइनस फर्स्ट निकालिए, अंतर कितना होगा। आपने देखा 11 और 3 में अंतर कितना हो गया, 8 का, 8x। तो आप बोलेंगे जो आंसर आएगा वो 8 से भाग होगा ही होगा, 8 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि भाई ये 8x आ गया। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई पहला नंबर बताइए। आप बोलते हैं पहला नंबर क्या आएगा, पहला नंबर आएगा आपका 3 का मल्टीपल होगा। आप बोलते हैं दूसरा नंबर क्या आएगा, दूसरा नंबर अगर मैं देखता हूँ तो क्या आएगा, 11 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, 11 का मल्टीपल। ठीक है, तो दूसरा नंबर आपका 11 का मल्टीपल हो गया, पहला नंबर 3 का मल्टीपल हो गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए फर्स्ट इंटू सेकंड क्या आएगा। फर्स्ट इंटू सेकंड में अगर करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या आएगा, आपने देखा 11 3 33, 33 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। आप देखते हैं 33 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है जो आपको एमजी कॉन्सेप्ट के बारे में पता होनी चाहिए। ये सबसे पहली बेसिक चीज है जो मैंने आपको बताई, और ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताई, मैंने आपको अनुपात के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई, रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दिमाग में क्वेश्चन ये बनता है क्या केवल अनुपात में ही हम एमजी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमजी कॉन्सेप्ट लगाते वक्त सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, आपको ये पता होना चाहिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये टॉपिक ओरिएंटेड नहीं है। जैसे कि मैंने जो भी कॉन्सेप्ट आपको कराया, डीएस कॉन्सेप्ट कराया, मैंने बोला टॉपिक ओरिएंटेड नहीं है, वो कैलकुलेशन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि आप काफी जगह क्या करते हैं, मान लेते हैं आपको ये कैलकुलेट करना है 12 इंटू 13 इंटू 18। ठीक है, इसका आंसर निकालना है। बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा, बहुत ध्यान से, आज की क्लास में जो बात बताई जाएगी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, आगे पूरे कोर्स में यूज होनी है। मैं ये बोलूंगा जो अब आप क्या सोच रहे हैं पेपर में आप ये कैलकुलेट करने वाले हैं कि भाई 12 को 13 से गुणा किया, 13 को 18 से, बिल्कुल नहीं। हम ये देखेंगे 18 के अंदर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो जो आंसर आएगा वो 9 से भाग होगा ही होगा, 500% की गारंटी है। ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ कि 13 यहाँ पर आ रहा है तो 13 का मल्टीपल होगा ही होगा, गारंटी है। मल्टीपल देखते वक्त ध्यान रखिए, मल्टीपल देखते वक्त प्रायोरिटी जो हम देते हैं 3 5 7 9 11 13, ठीक है, इनको प्रायोरिटी दी जाती है हमेशा। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे नंबर दिख जाते हैं इनका मल्टीपल देखना आसान रहता है। ठीक है, जिनके डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आपके यूनिक है। ठीक है, हम ये ऐसा बहुत कम देखते हैं कि 2 का मल्टीपल देख लो या 4 का मल्टीपल देख लो या 8 का मल्टीपल देख लो, ऐसा हम नहीं देखते हैं। ठीक है, रीजन बताया जाएगा आगे कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो पहली चीज मैंने आपको रेशियो के अंदर बताई कि भाई आपको एमजी कॉन्सेप्ट किस तरीके से लगाना है। दूसरी चीज हमने यहाँ देखी, अगर इस तरीके की कैलकुलेशन है आपको एमजी कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, बहुत लॉजिकल बात है ना। अगर कोई नंबर 13 यहाँ पर है तो वो यहाँ नहीं मिलेगा, 200% मिलेगा, 13 जाएगा कहाँ। ठीक है, तो आंसर में आएगा ही आएगा। अब मैंने आगे पूछा आपसे, मैंने कहा कि भाई 18 के अंदर 9 है तो 9 आंसर में नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। ये कोई मैंने ट्रिक थोड़ी बताई है, मैंने तुक्का थोड़ी बताया, ये तो बेसिक है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है बेसिक के अंदर ही बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप उसे ध्यान से देखें, पर अगर आप सोचेंगे नहीं तो आप कैलकुलेट करते रहिए। चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस, आप किस तरीके से करना चाहते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर इस तरीके की कैलकुलेशन ना हो, मान लेते हैं कैलकुलेशन है इस तरीके की 12 24 42 22, ठीक है, इस तरीके की कैलकुलेशन है। और मैं देखता हूँ यहाँ क्या लिखा है, 14 लिखा है, इंटू क्या लिखा है, 14 इंटू 3 लिखा है, मान लेते हैं। ठीक है, 3 रहने देते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट नंबर लेते हैं। 14 इंटू आपका 6 लिखा है, मान लेते हैं। ठीक है, 6 लिखा है। ठीक है, 14 इंटू 6। अब बहुत ध्यान से समझिएगा बात को, आप क्या देखते हैं यहाँ क्या आ रहा है, 11। बात समझिएगा बहुत ध्यान से, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी अपॉन ई इंटू एफ इंटू जी। ये तीसरे टाइप की कैलकुलेशन हो गई जो आप करते हैं, तीसरे टाइप की। ठीक है, पहला टाइप मैंने रेशो में बताया, दूसरा टाइप मैंने इससे पहले वाला बताया जिसमें डिवीजन नहीं था, अभी हम तीसरे टाइप की देख रहे हैं। अब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात यार, बहुत सिंपल सी बात। मैं देखता हूँ 2 3 6 होता है। ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ आ रहा है इसलिए 3 यहाँ आ रहा है, क्योंकि 2 यहाँ आ रहा है इसलिए 2 यहाँ आ रहा है। अगर ये नीचे किसी चीज से डिवाइड हो जाए और ऊपर वाली चीज हट जाए तो आंसर में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों आएगा, तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। ऊपर कोई ऐसा नंबर देखिए जो नीचे से ना कट रहा हो, ऊपर कोई ऐसा नंबर देखिए जो नीचे से ना कट रहा हो, उसका मल्टीपल आंसर में आएगा ही आएगा। ठीक है, उसका मल्टीपल आंसर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ क्या लिखा है, 12 24 42 22, 22 के अंदर आपको क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है। मैं देखता हूँ ऐसा ऑप्शन जो 11 से भाग हो जाएगा, वो ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, केवल इतना देख के आपका आंसर आ जाएगा। अगली चीज मैं देखता हूँ कि भाई नीचे 6 है, 6 इसमें भी आ रहा है। अगर मैं इन दोनों में देखता हूँ, इन दोनों में अगर मैं देखता हूं तो मैं एक बात देख पा रहा हूं कि भाई 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है। अगर 2 बार 3 गुणा हो गया तो क्या बना देता है, 9। तो मैं ये चेक करूंगा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 9 से भाग हो सकता है, वो ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये आपकी थर्ड टाइप की कैलकुलेशन हो गई एमजी कॉन्सेप्ट के अंदर। एमजी कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से समझिए, ऊपर वाले नंबर में कोई ऐसी संख्या ढूंढिए जो नीचे वाली से भाग ना हो। अगर वो नीचे वाली से भाग नहीं होती है तो हम देखते हैं उसी का मल्टीपल आंसर हो जाता है। मैंने देखा ये पूरी कैलकुलेशन मेरे को सॉल्व करने दी, अब आप पेपर में यूं काटेंगे इस तरीके से। ठीक है, अगर कोई एक आध क्वेश्चन हो तो बात भी है, इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप लगातार ऐसे काट दे रहे तो बहुत समय लग जाएगा। मैंने देखा यार इसमें तो 11 आ रहा है। ठीक है, तो 11 का मल्टीपल आंसर मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेट है, 200% है। तो 11 का मल्टीपल ऑप्शन से चेक कर लिया मैंने, यहाँ देखा 3 इसमें 3 इसमें, तो 9 का मल्टीपल आंसर मिलेगा ही मिलेगा, मैंने उसे चेक कर लिया। आगे अगर एक बात और बताऊं, जैसे कि कई बार लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, ये पढ़ लेते हैं। ठीक है,
वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। अभी हम एमजी कॉन्सेप्ट को यूनिटरी मेथड में भी देखने वाले हैं। बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा मेरी, बहुत ध्यान से। अब लोग बात क्या करते हैं, ये चीज उन्होंने याद रखी है कि 11 का मल्टीपल होगा ही होगा, ठीक है। हर कोई ये बताया था कि भाई 11 का मल्टीपल होगा ही होगा, देख के आंसर मार्क कर दो, ठीक है। पर भाई ऐसे नहीं होता। अब एग्जामिनर ने क्या करा हुआ है, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ आप 11 का मल्टीपल कैसे मार्क कर सकते हैं। आप देखेंगे, देखिए पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 22/7। जब ये वैल्यू 22/7 है, ठीक है, और यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ एच है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। यहाँ पर आपने देखा पाई की वैल्यू ये आ गई। अब कई बच्चे या कई टीचर भी कहते हैं कि भाई बच्चों को सिखाते हैं 11 का मल्टीपल सीधा उड़ा दो, सीधा मार्क कर दो, ठीक है। 11 का मल्टीपल मार्क करने का मतलब क्या है, 11 का मल्टीपल कब आ सकता है, बहुत ध्यान से सोचिए। पहली बात, आर के डिनोमिनेटर में 11 ना आए। आर का जो हर है, आर की वैल्यू सॉल्व करी, अगर एच की वैल्यू सॉल्व करी, अगर एच की वैल्यू 2/11 हुई, बात समझिएगा। ये सारी चीजें ना आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल मैथ बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकली मैथ इस तरीके से एग्जिस्ट है, खाली तैयारी करने के अलावा भी ये चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है, बहुत जगह काम आती हैं। आपने एच की जगह 2/11 रखा, तो क्या ये 11 का मल्टीपल आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। पर बच्चे को केवल याद है पाई आर स्क्वायर है, सीधा मल्टीपल मार्क कर दो, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 है, पाई की वैल्यू अगर 3.14 है, कि 11 का मल्टीपल आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो 11 था वो थोड़ी रहा यहाँ पर। अब तो 3.14 आर स्क्वायर है, 11 का मल्टीपल बिल्कुल नहीं आएगा। अगर मैं ये बोलता हूँ एक चीज और बहुत ध्यान से समझनी है आपको, बहुत ध्यान से समझनी है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। आप एक बात देखते हैं कि भाई वॉल्यूम वाला फॉर्मूला या एरिया वाला फॉर्मूला जब भी आप निकालते हैं, ठीक है, उसका आंसर ध्यान से सोच समझिएगा, इसका आंसर एक्यूरेट कब आएगा, इसका आंसर एक्यूरेट कब आएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर पाई आर स्क्वायर, इसका आंसर एक्यूरेट कब आएगा, इसका आंसर एक्यूरेट जब आएगा जब आर या तो एच 7 का मल्टीपल होना जरूरी है। अगर इसमें भी 7 नहीं है, इसमें भी 7 नहीं है, तो आप आंसर नहीं निकाल सकते उसका एक्यूरेट, उसका आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा ही आएगा, ये डेफिनेट है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आर या एच में 7 नहीं है, आप मेंसुरेशन की बुक खोलिएगा, मैक्सिमम जगह क्या होगा, या तो आर में 7 है या एच में 7 है, ये लगातार आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा, और लॉजिक है उन सब चीजों के पीछे, ठीक है। मैं तो अभी बोल रहा हूँ, आप खोल के देखिएगा, या तो आर में 7 मिलेगा या इसमें 7 मिलेगा, वो 7 नहीं मिलता है तो आंसर एक्यूरेट आ ही नहीं सकता, ये डेफिनेट है। और आंसर अगर एक्यूरेट नहीं आ सकता तो आप मल्टीपल मार्क कर ही नहीं सकते। सबसे पहली बात, ये बहुत लॉजिकल बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए। मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बच्चा केवल 11 का मल्टीपल लेके बैठा हुआ है कि 11 का मल्टीपल मार्क कर दूंगा, ना तो इसमें 7 है ना इसमें 7 है। जब 7 दोनों में नहीं है तो सीधी सी बात है, आंसर जो आएगा वो कैसा आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा। अब आंसर अगर अप्रोक्सीमेट आएगा तो 11 का मल्टीपल तो वो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आंसर एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, एनजी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने 4-5 एग्जांपल दे दिया आपके सामने, ठीक है। अब मैं और आगे आता हूं। अब आप ये कहते हैं कि सर ये जो एनजी कॉन्सेप्ट आपने बताया, ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से, आपकी मैक्सिमम कैलकुलेशन कैसी है, इस टाइप की रहती है, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, ठीक है। या तो ये रहेगी ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, या तो ये रहेगी, या आपका रहता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, यूनिटरी मेथड ये कहता है कि भाई अगर ए की वैल्यू बी है, ठीक है, सी की वैल्यू क्या होगी। अब सी की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो बी सी बाई ए आ जाएगी, है ना। 1 यूनिट की क्या आ गई, बी बाई ए, सी यूनिट की बी सी बाई ए। अब यहाँ पर मैं आपको दोबारा से लगवाता हूँ एनजी कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से समझिएगा, या तो यहाँ पर या यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों में ही नंबर आ रहा है बी सी। इन दोनों में ऐसा नंबर देखिए जो इससे ना कटे, इन दोनों में ऐसा नंबर देखिए जो इससे ना कटे, और वही आपका आंसर हो जाएगा, उसी का मल्टीपल। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ 4 की वैल्यू अगर 110 है, बहुत ध्यान से समझिएगा, 4 की वैल्यू अगर 110 है, मेरे को वैल्यू निकालनी है 3 की या 9 की मान लेते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ आंसर आएगा 4 की वैल्यू 110, 110 में क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, तो मैं यहाँ देखते ही समझ गया कि भाई 11 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चाहे 9 पूछता, 90 पूछता, 90,000 पूछता, 700 पूछता, 800 पूछता, इससे मतलब नहीं है। अगर 4 की वैल्यू 110 है तो आंसर में 11 का मल्टीपल मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेट है, ठीक है। अगर मैं ये देखता हूँ कि यहाँ 9 लिखा है, 9 की वैल्यू निकालनी है, आप देखते हैं कि भाई 9 के अंदर कोई ऐसा नंबर जो इससे भाग नहीं हो रहा, 9 के अंदर तो 9 ही है, तो आप कहेंगे कि आंसर में 9 का मल्टीपल भी आएगा ही आएगा, ठीक है। और मैं ऑप्शन से वाला आंसर मार्क कर दूंगा, तो 9 का मल्टीपल मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ रहा है ना, आदेश होगा आज पूरा, ठीक है। देखिए मजा आना चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि आपको ना ये सारी चीजें डिटेल में बताओ, मैं आगे लगातार लगवा रहा हूँ, आपको चीजें समझ नहीं आ रही तो क्या फायदा। आप तो सोचिए, आपने 4 की वैल्यू 110, 9 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, मैंने आंसर निकाला, पर आपने आंसर मार्क कर दिया, वो कैसे, आपने देखा कि भाई इसके अंदर 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल जो ऑप्शन में वो आंसर मार्क हो गया, आपने देखा ये 9 आ गया, तो जो आंसर 9 का मल्टीपल होगा वो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मेरा पूरा एमजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। एमजी कॉन्सेप्ट में मैक्सिमम कैलकुलेशन आपकी कवर हो ही जाती है, जितने भी आप मल्टीपल देखेंगे वो बहुत आराम से आप कवर कर सकते हैं। जो डीएस से कोई क्वेश्चन आया था तो हम एमजी कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एमजी कॉन्सेप्ट की खास बात है, उम्मीद करता हूँ ये सारी बात सभी को समझ आ गई होगी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने आपसे बोला
बहुत ध्यान से समझिएगा। अब रेशियो पे आते हैं। एमजी कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, पूरे कोर्स में हमें लगाना है जगह जगह। आप देखेंगे एसआई सीआई प्रॉफिट लॉस, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, जहाँ कैलकुलेशन है वहीं लगाएंगे, ठीक है। अब मैं आगे आता हूँ अनुपात पे। अब अनुपात का अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले शुरुआत होता है छोटी चीज से, 2:3 है, ठीक है। B/C है आपका 4:5, ठीक है। A/B आपको ये दे रखा है, B/C आपको ये निकालना है। ये बच्चों वाली चीजें हैं, मैं सही बात बताऊं स्टार्टिंग में जो हम कर रहे हैं। अब मेन बात ये है कि चीजें आनी जरूर चाहिए, पर जरूरी नहीं हम पेपर में वैसे ही लगाएं। अब क्वेश्चन बन जाता है आपका ये कि भाई A/B/C बताइए क्या होगा, ठीक है। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं ये देखता हूँ भाई बी की वैल्यू यहाँ 3 है, बी की वैल्यू यहाँ 4 है, तो मैंने इसे 4 से गुणा कर दिया, इसे 3 से गुणा कर दिया। ऐसा करने पे क्या हुआ, बी की वैल्यू 12 हो गई, ए की वैल्यू 8 हो गई, सी की वैल्यू 15 हो गई, ठीक है। पर ध्यान से सोचिएगा, ऐसा किसको नहीं पता, ऐसा तो सबको पता है। आप में से हर बच्चा ऐसे ही करता है। इसे A/B ये है, अगर B/C ये है, तो आप क्या करते हैं, बी वाली वैल्यू सेम कर देते हैं, इसको उससे मल्टीप्लाई, उसको इससे, और ये 8:12:15 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये किसी नहीं पता, ये आप में से हर व्यक्ति को पता है, हर बच्चे को पता है। अब मेन जो जानने वाली बात है वो ये है, एक सेकंड रुकिए, मेन जो जानने वाली बात है वो ये है कि, एक सेकंड, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मान लेते हैं ये तो आपको सभी को पता है। अब कई बच्चे पेपर में भी इसी तरीके से करते हैं। हम ये देखेंगे हमें पता तो है ये तरीके, पर हम वो तरीका यूज करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट हो, ठीक है। आने से कुछ नहीं है, आने को हमें बहुत सारी चीजें आती हैं, पर पेपर के हिसाब से आती हैं। एक चीज और समझिएगा इसके बाद, अगर मैंने आपसे बोला A/B X/Y है, ठीक है, B/C Y/Z है, C/D, एक सेकंड लिए, B/C Z/X है, या T ले लेते हैं, ठीक है, Z/T है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे ये पूछा ABC आपको निकालना है। इसके लिए ना एक तरीका याद है, ABC, ये X हो गया, ये Y हो गया, ये B के नीचे Z और इसके आगे T। बहुत ध्यान से ना एक मेथड समझिएगा, मेथड में लगवाऊंगा नहीं। अगर आपको लग रहा होगा कि यार ये तो हमें आता है, ये तो इसमें क्या बता रहे हैं, ठीक है, ये मैं लगवाऊंगा नहीं आपको, पर चीजें पता होनी जरूरी है कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं लगातार, ठीक है। आपने देखा इसके आगे क्या करते हैं, अगर ये अनुपात निकालना है, इसके आगे सभी Y कर देते हैं, इससे पहले सभी Z कर देते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, XZ, ये कितना आ गया YZ, ये कितना आ गया YT, ठीक है। और ये आपका फिर आंसर हो जाता है बेसिकली, है ना। कि आपने देखा कि भाई ये XZ हो गया, ये YZ हो गया, ये YT हो गया। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। A/B, बहुत ध्यान से एक बात समझनी है आपको, आज बहुत सारा मजा आने वाला है, देखिए ध्यान से समझिएगा। A/B अगर X/Y है, ये Z/T है, ठीक है। अब इसका अनुपात जो है ये है, इसका अनुपात ये है, अगर मैं इसे मिला देता हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, अगर मैं इसे मिला देता हूं तो क्या ये अनुपात चेंज हो जाएगा। आप देखिए, अगर मैं AB की बात करूं तो Z से Z कट जाएगा, X/Y आ जाएगा, है ना। तो वही तो आएगा जो यहाँ पर है। तो कहने का मतलब है इसे कंबाइन करने से इनका अनुपात थोड़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात आपको समझनी पड़ेगी। बहुत ध्यान से आपको एक बात समझनी है, अगर मैं A/B/C निकालता हूं तो A/B जो था वो ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ऐसे मैं देखता हूँ B/C क्या था, Z/T। अगर मैं B/C निकालता हूँ तो Y से Y कटा, Z/T आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो अनुपात यहाँ पर था वही अनुपात यहाँ पर रहेगा। तो हम ऑप्शन से नहीं देख सकते इस चीज को, बहुत आराम से देख सकते हैं। मैं ये देखूंगा, अगर मेरे को ABC निकालना हो सकता है DB हो सकता है EB हो, मैं देखूंगा जो अनुपात यहाँ पर है वही ऑप्शन में होना चाहिए, जो अनुपात यहाँ पर है वही ऑप्शन में होना चाहिए, जो अनुपात आगे होगा वो ऑप्शन में होना चाहिए। तो केवल ऑप्शन से देख देख कर ही मैं आंसर निकाल लूंगा, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं किस तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बात सभी को समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल अभी ले लेते हैं, आइए। अब मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे, आपको सारी बातें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। 2A = 3B = 5C, ठीक है, ये आपके सामने है। 2A = 3B = 5C, और आपको ये बताना है कि आंसर किस तरीके से आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। एक ही क्वेश्चन को करने के 4 तरीके हैं, ठीक है, एक एक करके सारे देखेंगे। अगर मैं देखता हूँ पहला तरीका ये, अगर मैं 2 3 5 का एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 30, ठीक है। अगर एलसीएम 30 आ गया, ठीक है, अगर ये 30 के बराबर है, मान लेते हैं 30 के बराबर है, तो आप क्या कहेंगे, ए किसके बराबर आ गया, 15 के, ठीक है। अगर ए किसके बराबर आ गया, 15 के, बी किसके बराबर आ गया, 10 के, और सी किसके बराबर आ गया, 6 के। और फिर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 15 10 6 मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग बच्चे के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अब दूसरा बच्चा है, वो कहता है कि भाई मैं तो ये निकालूंगा, A/B कितना हो गया, ये हो गया उसका 3:2। फिर वो देखता है B/C कितना हो गया, B/C हो गया आपका 5:3। अब वो क्या करेगा, इसको 5 से और इसको
2 से गुणा कर देगा, जैसे उसके अध्यापक ने बताया, जैसे उसने पढ़ा, क्योंकि उसे बनाने की आदत है। तो क्या हुआ, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, ये इसका आंसर आ गया। ये दूसरे बच्चे ने किया, ठीक है। इसी को तीसरे बच्चे ने किया, आइए देख लेते हैं कैसे। तीसरा बच्चा क्या करता है, वो एक सीधी सी बात देखता है, ठीक है। 2a 3b 5c अगर बराबर है, ठीक है, वो क्या करता है, a को 2 से गुणा करने पर उतना आता है जितना b को 3 से गुणा करने पर आता है। 2 दूनी 4, एक ही जगह 2 रखता है, 3 तिया 9, पहला ऑप्शन कट गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन पे आता है 2 पंजे 10, 3 तिया 9, दूसरा भी कट गया, ठीक है। तीसरे पे आता है 2 छिक 12, 3 धाम 30, तीसरा भी कट गया, बचा गया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये हो गया आपको करने का तीसरा तरीका, ठीक है, ये आपका तीसरा तरीका है। चौथा बच्चा क्या करता है, चौथा बच्चा एक सिंपल सी बात देखता है यार, बहुत सिंपल सी। आप ये देखिएगा ना, स्टूडेंट पे यहीं पर ही डिफरेंस आ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे ऑप्शन नहीं देखते, 90% टीचर ऑप्शन नहीं लिखते, ठीक है। तो बच्चे के अंदर थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी कहां से, वो लगातार बनाया जा रहा है बनाया जा रहा है, तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब आप ये देखते हैं, अगर 2a 3b के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई a बाई बी कितना आ गया, 3:2। अब एक बच्चा क्या कर रहा है, केवल ये देखकर ये चेक कर रहा है कि 3:2 कौन सा ऑप्शन में है। उसने देखा क्या ये 3:2 है, ये 3 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 3 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 3 ये 2 नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। इसमें उसे काम भी कम करना पड़ा, उसे लिखना भी कम पड़ा। वो क्यों, क्योंकि उसने दिमाग पे काम किया। यहाँ पर उसने क्लास के मेथोडोलॉजी अपनाई कि क्लास में किस तरीके से कराया जाता है। यहाँ पर उसने बेसिक लगाया, बिल्कुल कि बेसिक में इस तरीके से करता था। यहाँ उसने कोशिश करी कि ऑप्शन से एलिमिनेट करने की, ठीक है। कोशिश ये भी ठीक थी, इसमें लिखना नहीं पड़ा, पर इसमें काम ज्यादा बढ़ गया उसका, ठीक है। और चौथे बच्चे ने ये करा कि भाई सीधा इतना पार्ट देख लिया कि भाई a अनुपात b कितना आना चाहिए, 3:2। उसने चेक करा कौन से ऑप्शन में, वही ऑप्शन उसका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी। 2 ऑप्शन सेम आते हैं तो अब किसी बच्चे का ये डाउट आया कि भाई सर अगर 2 ऑप्शन सेम आते हैं, 2 नहीं 4 ऑप्शन अगर सेम आते हैं तो क्या करेंगे, ठीक है। सब चीज हम देखने वाले हैं, बिल्कुल। अभी सीखिए तो सही, स्टार्टिंग है और ये बेस मेथड है, ये बेस है आपका, ठीक है। आगे तक यही रहेगा। मैं आपको केवल और केवल ये दिखाना चाह रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन के 4 सोल्यूशन है, 4 अलग-अलग बच्चों के द्वारा किए गए, चारों के द्वारा सही करे गए, ठीक है। बस सिलेक्शन किसी एक का होगा इनमें से, और वो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं किसका हो सकता है, क्योंकि सबसे कम समय चौथे बच्चे को लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं, इससे कम समय नहीं लगेगा किसी को, है ना। थर्ड मेथड देखिए, अभी एक बार रिपीट कर देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। लॉजिकल है, देखिए अगर आप खाली बनाने पे बैठे रहना कि मैं बनाऊंगा, बनाते रहिए आप, जिंदगी भर बनाते रहेंगे फिर, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब है कि आप अपना दिमाग लगाइए, चीजों का आंसर जल्दी निकालिए। अगर आपको ये जल्दी लगता है ना, तो अभी आप भ्रम में है, थोड़ा और आगे बढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, 2a 3b 5c के बराबर है। a b c क्या है, ये a है, ये b है, ये c है। इसका मतलब ये है कि a को 2 से गुणा करो, b को 3 से, बराबर आना चाहिए। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, बराबर नहीं है। 2 छिक 12, 3 धाम 30, बराबर नहीं है। 2 पंजे 10, 3 तिया 9, बराबर नहीं है। 15 दूनी 30, 3 धाम 30, बराबर है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। एक ही क्वेश्चन नहीं करना, आगे भी करना है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अब मैं बार बार आपके सारे मेथड डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। सारे मेथड हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मेथड मैंने आपको बताया कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। यही मैं एलसीएम से कर सकता हूँ, ठीक है। यही मैं a अनुपात b b अनुपात c निकाल के कर सकता हूँ, और इसी को मैं मल्टीप्लाई करके कर सकता हूँ, इसी को मैं ऑप्शन से कर सकता हूँ। देखता हूँ आप क्या बताते हैं इसका आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन आएगा। मजे आ गए, बल्ले बल्ले, क्या बात है भाई, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब ये क्वेश्चन मेरे सामने है, आप क्या सोच रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन में आप लिखेंगे वहाँ पेपर में बैठ के, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। a और b का अनुपात मैं देखता हूँ 11:6, 11 और 6, ठीक है। 11:6 आना चाहिए, 11:6 तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन कट गया, ये 11 से भाग नहीं हो रहा, ये वैसे ही कट गया, ये भी 11 से भाग नहीं हो रहा, ये भी कट गया, बचा क्या, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी 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 बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। अब आप में से कई बच्चों को ये लग रहा होगा बी ऑप्शन इतनी जल्दी कैसे आ गया। मैं देख लेता हूँ एक बार, देखिए। अगर मेरे को ये तय करना है कि 11:6, ये नंबर 11 से भाग होना चाहिए 6 से, पर वो तो यहाँ पर भी हो रहा है, और यहाँ कितने गुना हो रहा है, 6 गुना। अगर मैं 6 से काटता हूँ तो ये 11 आएगा, ये 12 आएगा, 6 नहीं आएगा, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखा, मैं उस पर नहीं गया, पहले मैं इस पर आ गया। ये 11 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। ये 11 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। ये 11 से 6 से हो रहा है, बच्चा भी ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन सीधा आंसर हो जाएगा। ना मैं पहला मेथड पे काम करूंगा, ना दूसरे मेथड पे काम करूंगा, ना मैं तीसरे मेथड पे काम करूंगा, जरूरत ही नहीं है। अगर आप 5-5 सेकंड वाले क्वेश्चन को 12-15 सेकंड में बना रहे हो और आपको लग रहा है वो शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। ये सवाल 5 सेकंड भी डिजर्व नहीं करते, मुश्किल से 5 सेकंड बता रहा हूँ, और आप लगातार लिखते हैं, इसके लिए वो गलती नहीं करनी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये a अनुपात b, b अनुपात c, c अनुपात d, d अनुपात e, ये आपके सामने है, और आपको ये बताना है a b c d e, ठीक है। अभी मैं आपको बताया, अगर आपने सभी ने ध्यान से समझा, मैंने आपको बोला कि भाई अगर